सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का आखिरी चैप्टर शुरू करेंगे और इसी के साथ हम लोग का सेक्शन बी बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक पोर्शन बचेगा सेक्शन ए फिजिक्स का, वो सबसे छोटा पोर्शन रहने वाला है हम लोग का साइंस का, तो उसको हम लोग करेंगे और उसके साथ ही हम लोग का पेपर 6 भी ख़त्म हो जाएगा और मेंस ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 का सिलेबस में यही वाला डायरेक्टली मेंशन है कि मानव के क्रमिक विकास को शामिल करते हुए पृथ्वी पर जीवन के विकास के सिद्धांत के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ते हैं हम लोग। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ समझने लायक नहीं है, 1 से 2 बार पढ़िएगा तो चीज़ ऑलरेडी आपको लगभग समझ में आ जाएगा। तो जैव विकास से संबंधित सिद्धांत का अगर पहले बात करते हैं तो जैव विकास के संबंध में वैज्ञानिकों ने कई तरह के विचार प्रस्तुत किए यानी कि बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, लेकिन उनमें से क्या हो गया कि अधिकांश वैज्ञानिक के जो विचार थे उनका उचित प्रमाण नहीं मिलने की वजह से क्या हो गया, उनको वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिल सका। और अगर वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिलेगा तो सार्वभौमिक रूप से वह चीज़ स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर क्या हो गया कि लेमार्क के उपार्जित लक्षणों या लेमार्कवाद तथा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास या डार्विनवाद को ही जैव विकास के संबंध में सर्वाधिक वैज्ञानिक मान्यता मिली। मतलब क्या हो गया कि बहुत सारे उस टाइम वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने विचार को प्रस्तुत किए, लेकिन उनके विचार जो थे उनका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल पाया। परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि उनके जो विचार थे उनको वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिल पाया। तो ऐसी स्थिति में लेमार्क आते हैं, तो लेमार्क ने लेमार्कवाद या फिर चार्ल्स डार्विन का प्राकृतिक चुनाव के द्वारा जीवों का विकास, तो इन सभी चीज़ों को सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप से मान्यता मिला। तभी हम लोग देखेंगे कि लेमार्कवाद क्या है, डार्विनवाद क्या है, तो ये सब देखेंगे। तो जैव विकास के 4 सिद्धांत प्रमुख हैं, जिनमें से हम लोग का पहला आ जाएगा लेमार्कवाद आ जाएगा पहला, फिर आ जाएगा हम लोग का नव डार्विनवाद आ जाएगा, फिर डार्विनवाद आ जाएगा और उसके बाद हम लोग का उत्परिवर्तनवाद आ जाएगा। तो चलिए लेमार्कवाद को देखते हैं। तो फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक डी लेमार्क द्वारा पहला तर्क संगत सिद्धांत जैव विकास के संदर्भ में दिया गया। इन्होंने बताया कि वातावरण के परिवर्तन के अनुसार जीव की उत्पत्ति, अंगों का व्यवहार या अव्यवहार, जीवन काल में अर्जित गुणों का जीवों द्वारा अपनी संतति में पारंपरण होता रहता है। यानी कि लेमार्क ने क्या बता दिया, सबसे पहला चीज़, ये जो थे फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे डी लेमार्क, इन्होंने सबसे पहला तर्कसंगत सिद्धांत दिया था जैव विकास के संदर्भ में। इन्होंने क्या बताया कि वातावरण में परिवर्तन के अनुरूप जीवन की उत्पत्ति होती है, या फिर अंगों का व्यवहार, जैसे कि अगर हम लोग हाथ का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं तो आने वाले टाइम पे हमारे जो नई जनरेशन होगी उनमें भी हाथ देखने को मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कि आप अपने बाल का यूज या फिर किसी ऐसे अंग का जो हम लोग यूज नहीं करते हैं, तो आने वाले टाइम पे धीरे धीरे वो अंग क्या हो जाएगा, हम लोग का गायब होता चला जाएगा। जैसे कि इन्होंने बताया था कि जो जिराफ थे वे पहले छोटे आकार के होते थे, तो वे चूँकि ज़मीन की घास को खाते थे, लेकिन जब ज़मीन की घास खत्म हो गया तो अब क्या करेंगे, वे पेड़ पौधे को खाना शुरू कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में उनके गर्दन का तनाव जो हो गया वो बढ़ता शुरू हो गया, यानी कि वे धीरे धीरे क्या होने लगे, वे धीरे धीरे जो पेड़ पौधे थे उनको खाना शुरू हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, ये लंबे समय तक चलता रहा। परिणाम क्या हो गया कि उनके आने वाले जनरेशन में जो जिराफ था जिसका गर्दन जो था वो लंबा नहीं था, अब उनका गर्दन धीरे धीरे लंबा होना शुरू हो गया था। तो ये सब था कि अंग के व्यवहार क्या था पर लेमार्क ने बताया, लेकिन डार्विन ने इनको खारिज कर दिया। तो इसको भी देखते हैं हम लोग। तो लेमार्क की विकासवाद के संबंधित मूल धारणा क्या थी, तो जंतुओं के उपार्जित लक्षण सतत एवं वंशागत होते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रजनन के द्वारा चले जाते हैं। यानी कि जो भी उनके लक्षण होंगे, जंतुओं के जो भी लक्षण होंगे, वे प्रजनन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहेंगे। फिर आगे जा गया, जीवों के जिन अंगों का लगातार उपयोग होता रहता है वे पीढ़ी दर पीढ़ी बड़े और मजबूत होते जाते हैं, तथा जिन अंगों का उपयोग नहीं या बहुत कम होता है वे धीरे धीरे कमज़ोर होते हैं तथा कमज़ोर होते होते उनका लोप हो जाता है। यानी कि लेमार्क ने क्या बताया कि जितने भी जंतु होते हैं या फिर जितने भी जीव होते हैं, उनके शरीर का वे सभी अंग जिनका उपयोग वे लगातार करते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वे उनका यूज करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में वे क्या होते हैं, और भी बड़े होते जाते हैं, प्लस वे क्या होते हैं, और भी ज़्यादा मजबूत होते चले जाते हैं वे सभी अंग। लेकिन कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनका उपयोग नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है, तो धीरे धीरे वे अंग जो होते हैं वे क्या होते हैं, कमज़ोर होते चले जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वे अंग धीरे धीरे हम लोग का गायब हो जाता है। बाद में लेमार्कवाद के विचारों का कई वैज्ञानिकों ने खंडन किया। तो उनका जो ये विचार था कि जो अंग का यूज हो रहा है वो अष्टों होते चले जाएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी भी वो पहुंचता जाएगा, तो इस विचार का बहुत सारे वैज्ञानिकों ने खंडन किया। अनेक वैज्ञानिकों के अनुसार उपार्जित लक्षण वंशागत नहीं होते हैं। वैसे जीव जिनमें लैंगिक जनन होता है, जनन कोशिकाओं का निर्माण उनके जनन या जनन ग्रंथि में होता है।
तो हम लोग का मुख्य रूप से लेमार्क इन्होंने क्या बता दिया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रजनन के द्वारा जो उपार्जित लक्षण होते हैं वे चले जाते हैं, प्लस वे सभी अंग जिनका यूज कंटिन्यूसली होता है वे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और बड़े होते चले जाते हैं, लेकिन वे सभी अंग जिनका यूज नहीं होता वे धीरे धीरे एक समय के बाद वे गायब हो जाते हैं, उनका लोप हो जाता है। लेकिन उनके इस विचार का खंडन बहुत सारे वैज्ञानिकों ने किया। अब आता है डार्विनवाद। तो डार्विनवाद में क्या है, तो जैव विकास की परिकल्पना के संदर्भ में दूसरा सिद्धांत जो है वो डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक स्पीसीज का उद्भव द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया, जिसे डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है, जो उन्होंने समुद्री यात्रा के अनुभव के आधार पर दिया था। यानी कि ये समुद्री यात्रा पर थे और उन्होंने समुद्र में बहुत सारी चीज़ों को देखा और उस समय उन्होंने एक किताब लिखा, किताब का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसी किताब में उन्होंने जो भी चीज़ें लिखा उनको डार्विनवाद के नाम से जाना गया और इस किताब को उन्होंने 1859 ईस्वी में लिखा था। डार्विनवाद की अवधारणा क्या है, तो डार्विन के अनुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। यानी कि पहला इनका जो अवधारणा था, इनका क्या कहना था कि जितने भी जीव हैं वे प्रजनन के माध्यम से बहुत सारे जीवों का उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि प्रत्येक जीव प्रजनन तथा भोजन के लिए आपस में स्पर्धा करते हैं, जिसे जीवन संघर्ष कहा जाता है। यानी कि जो भी जीव है वे जीवन जीने के लिए, प्रजनन करने के लिए आपस में संघर्ष करते हैं, स्पर्धा करते हैं और वही क्या है और उसे उन्होंने क्या कहा, जीवन संघर्ष कहा। तीसरा क्या है कि प्रकृति में कोई भी दो जीव बिल्कुल एक समान नहीं होते हैं, अर्थात उनमें कुछ न कुछ असमानताएं अवश्य पाई जाती है। जैसे हम लोग का ही बात करेंगे तो हम लोग का 99.5% जो होता है डीएनए वो हम लोग का क्या होता है, सेम होता है और बाकी जो डीएनए होता है वो अलग होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम लोग एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। तो इन्होंने वही बताया कि प्रकृति में जो भी जीव होते हैं वे बिल्कुल एक दूसरे के समान नहीं होते, बल्कि उसमें कुछ न कुछ असमानताएं अवश्य देखने को मिलता है। इसके परिणाम स्वरूप जीवन के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है और इस जीवन संघर्ष से वह जीवित रहेंगे जो सबसे अधिक योग्य होंगे। इसे योग्यता की उत्तरजीविता कहा गया है। यानी कि कुल मिला के संघर्ष के आधार पर जीवन तय होगा। तो जो व्यक्ति ज़्यादा अच्छे तरीके से संघर्ष कर पाएगा वही क्या करेंगे, जीवित रहने योग्य रहेंगे। इस जीवन संघर्ष में सफल सदस्यों की वंशागति बढ़ने से प्रत्येक पीढ़ी के सदस्य अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाते हैं। अब क्या होगा कि इसमें जो भी जीव जंतु होंगे जो कि जीवन जीने के लिए संघर्ष करेंगे, तो उनमें से जो जीव बचेंगे उनकी जो वंशागति होगी वो क्या होगा, उनके प्रत्येक पीढ़ी के सदस्य से कुछ न कुछ उसमें भिन्नता दिखाई देगी। तो ये था हम लोग का डार्विनवाद के जो 4 अवधारणा थी। पहला क्या हो गया कि सभी जीव जो होंगे वो प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न कर सकते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, तो प्रजनन और भोजन के लिए भी आपस में संघर्ष करते हैं, जिसको जीवन संघर्ष कहा गया था। इसके बाद क्या हो गया कि प्रत्येक जीव में कुछ न कुछ असमानताएं देखने को मिलती है। और क्या होगा कि जितने भी सफल सदस्य होंगे जो कि जीवन जीने के लिए संघर्ष करेंगे, उनकी वंशागति बढ़ने पर उनकी प्रत्येक पीढ़ी में उनकी वंशागति में उनके पूर्वजों से भिन्नता देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें भी कुछ आलोचना है, जैसे कि वैज्ञानिकों ने डार्विन के लिंग चयनवाद को गलत ठहराया। डार्विन ने विकासवाद को आनुवंशिकता के आधार पर नहीं बताया था। डार्विन के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति के लिए विभिन्नताएं उत्तरदायी थीं, लेकिन अन्य वैज्ञानिकों के अनुसार छोटी छोटी भिन्नताओं से नई जातियों की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। तो ये सभी डार्विन की आलोचना के रूप में स्वीकार किया गया था। इसी के बाद आता है हम लोग का नव डार्विनवाद आता है। तो नव डार्विनवाद में क्या हो गया, तो सबसे पहला कि नव डार्विनवाद जो शब्द था इसका प्रयोग विजमन ने किया था और नव डार्विनवाद को आधुनिक संश्लेषकवाद परिकल्पना भी कहते हैं। विजमन ने इस सिद्धांत में यह सिद्ध किया कि वातावरण के प्रभाव के अधीन किसी जीव में होने वाले बदलाव आगामी पीढ़ी के जीव में संचरित नहीं होते हैं। यानी कि वातावरण के वजह से अगर आप में कुछ परिवर्तन आता है तो वह परिवर्तन आपकी आने वाली पीढ़ी में कोई भी परिवर्तन नहीं लाएगा। ये हम लोग का जो नव डार्विनवाद था, जिसमें हम लोग का जो विजमन है उन्होंने कहा था। इनके अनुसार नव डार्विनवाद निम्नलिखित प्रक्रमों की पारस्परिक क्रियाओं का परिणाम है। तो कौन सा प्रक्रम है, जैसे कि पहला प्रक्रम आएगा नव डार्विनवाद में पृथक्करण। पृथक्करण में क्या है, तो इस प्रक्रम में एक ही जाति के विभिन्न समष्टियाँ जब भौगोलिक कारणों से पृथक हो जाती है तो उनकी जीनी संरचना में पर्यावरण के अनुरूप तथा जीनी उत्परिवर्तन, गुणसूत्र विपथन तथा बहुगुणित द्वारा नई विभिन्नताएं संकलित होने लगती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बढ़ती ही जाती है। यानी कि पृथक्करण में सिंपल सा विजमन ने क्या बताया कि जब भौगोलिक कारण होते हैं तो अलग अलग समष्टियाँ, जैसे कि हम लोग का कोई भी जीव हो गया, समष्टि के बारे में हम लोग कोशिका वाले चैप्टर में पढ़े थे कि एक प्रकार के जंतु जो होंगे वे आएंगे तो समष्टि का निर्माण होगा और जब बहुत सारे अलग अलग समष्टि मिलेंगे तो समुदाय का निर्माण होगा। तो पृथक्करण में क्या बताया गया कि एक ही जाति के अलग अलग समष्टि जो होंगे जब भौगोलिक कारण की वजह से वे अलग होंगे तो ऐसे स्थिति में उनके जो जीन होंगे उनमें भी परिवर्तन देखने को मिलेगा और यही परिवर्तन क्या होगा, धीरे धीरे उनके पीढ़ी दर पीढ़ी में बढ़ता चला जाएगा। तो यही हम लोग का पृथक्करण का सिद्धांत।
फिर आता है हम लोग का जीन उत्परिवर्तन। तो जीन के डीएनए अणु के न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या या विन्यास क्रम में आने वाले उन परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं, जो सामान्यतः उस जीन की अभिव्यक्ति में परिवर्तन करता है। यानी कि जीन उत्परिवर्तन में क्या हो गया कि डीएनए अणु में जो न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या होती है उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन हम लोग को देखने को मिलता है, और वही क्या कहलाता है, हम लोग का जीन उत्परिवर्तन कहलाता है। गुणसूत्रों की संरचना और संख्या में परिवर्तन द्वारा विभिन्नताएं आनुवंशिक लक्षणों को डीएनए के बने जीन्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं तथा लक्षणों के दृश्य रूपों की विभिन्नताएं भी जीन्स की विभिन्नता के कारण ही होती है। यानी कि अगर डीएनए में चेंज हो रहा है, जीन में अगर परिवर्तन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में यह परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहता है। और अगर जीन्स की अगर विभिन्नता होगी तो ऐसी स्थिति में जो नई जनरेशन होगी उसमें भी कुछ न कुछ भिन्नता देखने को मिलेगी। फिर है अनुवांशिक पुनर्योजन। तो लैंगिक जनन की क्रिया में युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। हम लोग ये वाला देखे हैं कि जो नर होता है वहाँ से 23 गुणसूत्र आते हैं, और जो पुरुष होते हैं वहाँ से 23 गुणसूत्र आते हैं, फिर उनका निषेचन होता है और फाइनली वो एक हम लोग का 46 गुणसूत्र वहाँ पे बनता है। तो वहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके कारण गुणसूत्रों के पारस्परिक जीन विनिमय के फलस्वरूप नए जीन विन्यास बनते हैं, जिससे जीवों में विविधताएं उत्पन्न होती है। तो यही सब चीज़ मुख्य रूप से डार्विन की अवधारणा में 4 चीज़ को स्वीकार किया गया था, जिसमें पहला 3 चीज़ जिसमें कि हम लोग का आ जाएगा इसमें पृथक्करण का सिद्धांत, जीन उत्परिवर्तन और हम लोग का आनुवंशिक पुनर्योजन आ जाएगा। तो ये था हम लोग का डार्विनवाद का अवधारणा। अब आता हम लोग का एक आखिरी अवधारणा उत्परिवर्तनवाद। तो इस सिद्धांत का विकास ह्यूगो डी ब्रिज ने किया। इसके अनुसार नई जीवों की उत्पत्ति जातीय लक्षणों के क्रमिक विकास और अस्थिरता में विभिन्नता के कारण नहीं, बल्कि एक बार में अस्थायी और अस्पष्ट आकस्मिक परिवर्तन के फलस्वरूप होती है। जीव का वह सदस्य जिसमें पहली बार उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उसे उत्परिवर्तक कहते हैं। यानी कि सिंपल सा ह्यूगो डी ब्रिज ने क्या कहा कि जो जीवों की उत्पत्ति होती है और उसमें जो जातीय लक्षणों में क्रमिक विकास और स्थिरता में भिन्नता के कारण उनके लक्षणों में परिवर्तन नहीं आता, बल्कि एक अस्थायी और एक स्पष्ट आकस्मिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनमें भिन्नता देखने को मिलती है। तो यही सब चीज़ था जो कि हम लोग को मुख्य रूप से यहाँ पे विकास के सिद्धांत के रूप में पढ़ना था। लेमार्कवाद, इसको देखें हम लोग, इसमें क्या कमियाँ थी। फिर नव डार्विनवाद आया, फिर हम लोग का डार्विनवाद आया, और हम लोग का आखिरी उत्परिवर्तनवाद हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि मनुष्य का विकास कैसे होता है। उससे पहले एक है कशेरुकी जंतुओं के उद्विकास का क्रम देखें तो हमें निम्न क्रम प्राप्त होता है। जैसे कि अगर शार्क का बात करेंगे तो शार्क यह एक मछली है, इसका उद्विकास क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था। फिर कछुआ आएगा जो कि यह एक रेप्टाइल है, उसका उद्विकास हुआ। फिर जाके हम लोग का आएगा उदबिलाव आएगा जो कि एक स्तनधारी है, उसका विकास हुआ। यानी कि पहले शार्क हुआ, फिर शार्क के बाद हम लोग का कछुआ हो गया, उस कछुआ के बाद हम लोग का उदबिलाव का विकास हुआ जो कि एक स्तनधारी है। फिर है सालमेडर जो कि एक क्या है, उभयचर है, का उद्विकास सबसे पहले होगा। फिर अजगर जो कि एक रेप्टाइल है, उसका विकास होगा। और सबसे अंत में कंगारू जो कि एक क्या है, स्तनधारी है, उसका विकास होगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, सबसे पहले एक उभयचर का विकास हो रहा है, फिर एक रेप्टाइल का विकास हो रहा है, और फिर जाके एक हमारा स्तनधारी का विकास हो रहा है। तो इस प्रकार से कशेरुकी जंतुओं का विकास का क्रम हम लोग को देखने को मिला। अब आता है हम लोग का ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी कि मानव विकास किस प्रकार से होता है। जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, हम लोग का सबसे पहला आ जाएगा प्राइमेटस आ जाएगा, या फिर ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस नाम हो जाएगा इसमें। तो क्या है इसमें, तो लगभग 15 मिलियन वर्ष पहले डायोपिथिकस एवं रामापिथिकस नामक नर वानर मौजूद थे। तो ये दोनों क्या है, नर वानर है, डायोपिथिकस और रामापिथिकस, जो कि 15 मिलियन वर्ष पहले मौजूद थे। इन लोगों के शरीर में बाल जो था वो भरपूर मात्रा में था, और ये लोग गोरिल्ला एवं चिंपांजी की तरह चलते थे। यानी कि वर्तमान में जो गोरिल्ला और चिंपांजी जैसे चलते हैं उस प्रकार से डायोपिथिकस और रामापिथिकस 15 मिलियन वर्ष पहले चला करते थे, और इनके शरीर में बाल भरपूर मात्रा में हुआ करता था। अब क्या है कि डायोपिथिकस जो थे ये वनमानुष जैसा था, जबकि रामापिथिकस जो था वो अधिक मनुष्य जैसे थे। यानी कि डायोपिथिकस मुख्य रूप से वनमानुष की तरह दिखाई देते थे, और रामापिथिकस जो थे ये हम लोग का लगभग मनुष्य की तरह दिखाई देते थे। कुछ जीवाश्म अस्थियों मानव जैसे बगोनिया एवं इथोपिया से प्राप्त हुए हैं। ये जीवाश्म मानवीय विशेषताओं को दर्शाते हैं, जो इस मान्यता को आगे बढ़ाती है कि 3-4 मिलियन वर्ष पहले मानव जैसे नर वानर गण पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते रहे थे। संभवतः ऊंचाई में ये लोग 4 फुट से बड़े नहीं थे, परंतु वे खड़े होकर सीधे चलते थे। यानी कि जैसे कि इथोपिया में कुछ हम लोग को अस्थियाँ प्राप्त हुई है, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे 3-4 मिलियन वर्ष पहले
मानव जैसा नर वानरगण पूर्वी अफ्रीका में विचरण करते हुए दिखाई देते थे। अगर इनका हाइट की बात करेंगे तो इनका हाइट लगभग 4 फीट के आसपास हुआ करता था, लेकिन वे खड़े होकर चला करते थे। तो ये हम लोग का एक हो गया क्या, डायोपिथिकस हो गया, एक रामापिथिकस हो जाएगा। दोनों के शरीर में बाल होगा। 15 मिलियन वर्ष पहले की कहानी है। डायोपिथिकस हम लोग का गोरिल्ला की तरह दिखाई देता था, जबकि हम लोग का जो रामापिथिकस था वो हम लोग का अधिक मतलब कि लगभग मनुष्य की तरह दिखाई देता था। अब हम लोग का आदि मानव आएगा, जिसको हम लोग ऑस्ट्रोलोपिथिकस बोलते हैं। तो लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले आदि मानव संभवतः पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में रहता था। परमाणु से स्पष्ट होता है कि वे प्रारंभ में पत्थर के हथियारों से शिकार एवं फलों का ही भोजन करते थे, जो बहुत ही भिन्न थी। और इस जीव का पहला मानव जैसे प्राणी के रूप में जाना गया और उसे होमो हेबिलिस कहा गया था। इसका दिमागी क्षमता की बात करेंगे तो 650 से 800 सीसी के मध्य था, और ये मांस नहीं खाते थे। इन्हें मानव का आदि पूर्वज भी कहते हैं। तो जो ऑस्ट्रोलोपिथिकस है, जिसको हम आदि मानव कहते हैं, ये मुख्य रूप से पूर्वी अफ्रीका के घास के मैदान में रहते थे। ये लोग मांस नहीं खाते थे। अगर इनके दिमागी क्षमता की बात करेंगे तो 650 से 800 सीसी के मध्य इनका दिमागी क्षमता था, जिसको हम लोग होमो हेबिलियस कहा जाता है, या फिर इसी को हम लोग मानव का आदि पूर्वज भी बोलते हैं। इन्होंने इनके पास जो हथियार था वो मुख्य रूप से पत्थर का बना हुआ होता था, और इसी पत्थर के हथियार के माध्यम से ये शिकार करते थे, या फिर ये मुख्य रूप से फलों का सेवन करते थे। इसके बाद हम लोग का आता है होमो इरिक्टस आता है। तो जावा में खोजे गए जीवाश्म के अनुसार आज से लगभग 1.5 मिलियन वर्ष पहले होमो इरिक्टस मानव का उदय हुआ, और इसका मस्तिष्क बड़ा था, जो लगभग 900 सीसी का था। तो यहाँ पे जो आदि मानव था, इसका जो दिमागी क्षमता था वो हम लोग का 650 से 800 सीसी के मध्य था। जबकि यहाँ पे हम लोग का जो होमो इरिक्टस में है, इसमें जो मनुष्य है उसका मुंडी जो है वो क्या है, काफ़ी बड़ा है, मस्तिष्क काफ़ी बड़ा है, जो लगभग 900 से सीसी तक का यहाँ पे मस्तिष्क का क्षमता था, और ये संभवतः मांस खाता था। यानी कि यहाँ पे हम लोग का जो आदि मानव थे, ये हम लोग का मांस नहीं खाते थे। ये आदि मानव हम लोग का मांस नहीं खाते थे, जबकि यहाँ पे हम लोग का ये मांस खाना शुरू कर दिए हैं। यह पहले मानव समुदाय थे जिन्होंने पत्थर के हंस-कुठार का निर्माण किया था तथा अग्नि का आविष्कार किया था। यानी कि होमो इरिक्टस जो थे, ये हम लोग का मुख्य रूप से मांस खाते थे, और ये आग का भी आविष्कार कर चुके थे। भारत के नर्मदा नदी हथनीरा स्थल से इनके भी प्रमाण मिले हैं। फिर आता हम लोग का नियंडरथल। इसमें क्या है कि मानव लगभग 1400 सीसी आकार वाले मस्तिष्क लिए हुए 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्व लगभग पूर्वी एवं मध्य एशिया देशों में रहते थे। यानी कि धीरे धीरे इनका दिमाग का क्षमता क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। पहले 650 से 800 था, फिर 900 हो गया, फिर जाके कितना हो गया, 1400 सीसी के आसपास इनका दिमागी क्षमता हो गया। और ये क्या थे, मुख्य रूप से हम लोग का पूर्वी और मध्य एशियाई क्षेत्रों में रहा करते थे। वे अपने शरीर की रक्षा हेतु खालों का इस्तेमाल करते थे, और अपने मृतकों को जमीन इसको हटाइए जर्मनी में नियंडरथल में पाए जाने के कारण इसका नाम नियंडरथल पड़ा है। तो नियंडरथल में क्या हो गया कि इनका जो दिमागी क्षमता है, मानसिक क्षमता जो है वो 1400 सीसी के आसपास है, और इनका विकास जो था ये 1 लाख से लेकर 40,000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया और पूर्वी एशिया के क्षेत्र में देखने को मिला था। ये अपने शरीर की रक्षा करने के लिए मुख्य रूप से खाल का प्रयोग करते थे। चूँकि क्या हो गया, जर्मनी के नियंडरथल से इनके अवशेष प्राप्त हुए थे, जिसकी वजह से इनको नियंडरथल नाम दिया गया। अब आता है होमोसेपियंस आता है। तो होमोसेपियंस, जिसको मानव कहा जाता है, अफ्रीका में विकसित हुआ तथा धीरे धीरे महाद्वीपों से पार पहुँचा था एवं विभिन्न महाद्वीपों में फैला था, और आज के लगभग 30,000 वर्ष ईसा पूर्व इसका उदय हुआ। इसके समकक्ष मानव समूह को क्रो-मैग्नन, चांसलेड और ग्रेमाल्डी भी कहा जाता है। यानी कि होमोसेपियंस की बात करेंगे तो होमोसेपियंस का विकास लगभग 30,000 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ था, और ये कहाँ पे, तो हम लोग का ये मुख्य रूप से अफ्रीका में विकसित हुआ था, और ये धीरे धीरे महाद्वीपों को पार करके पहुँच गए थे। तो यही था हम लोग का मुख्य रूप से इस चैप्टर में पढ़ना। तो इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 5 खत्म होता है, और इसी के साथ हम लोग का सेक्शन बी बायोलॉजी भी पूरी तरीके से खत्म होता है। इसके बाद हम लोग सेक्शन ए को शुरू करेंगे, फिजिक्स को शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।